Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic, that is National Park. ओके, लास्ट क्लास में हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लिया था। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में प्रोफेसर अहमद और माधव जी जो है बच्चों को बता रहे थे। ठीक है, तो आज हम नेशनल पार्क के बारे में करेंगे। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। तो जैसे बच्चे ना जंगल के अंदर वैसे घूम रहे थे, तो उनको वहाँ पर एक रोड के साथ एक बोर्ड लिखा हुआ मिला, उसके ऊपर लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर now eager to go there. Madhavji tell them that these reserves are large and diverse enough to protect the whole set of ecosystem. They preserve the flora, fauna, landscape and historic object of an area. तो बच्चे अब बड़े उत्साहित थे, उत्सुक थे कि हमने जानना है कि इसके अंदर क्या होता है। तो माधव जी ने उनको बताया कि ये रिजर्व लार्ज एरिया होते हैं, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्टिव एरियाज होते हैं, और ये पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, मतलब पूरा इकोसिस्टम इसके अंदर होगा। और ये जो प्रिजर्व एरिया होता है, इनमें फ्लोरा भी होता है, दैट मीन्स वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी मिलेंगे। फौना भी होता है, जो उसी एरिया में जो है पेड़ जानवर होते हैं वो भी होते हैं। लैंडस्केप, आपके जो पहाड़ है, ठीक है, धरा समतल लैंड है, वो भी होगे। और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, कोई पुरानी चीज़ होगी वो वहाँ पर प्रेजेंट होगी। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, और यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी टीक के प्लांट है। ठीक है, प्लांट होता है एक टीक का, तो वो वहाँ पर है। एंड देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क है। तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है, रॉक शेल्टर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। अब रॉक शेल्टर क्या होता है? मतलब बहुत पुराने टाइम पर जो वहाँ पर रहते थे लोग, उन्होंने जो है घर बनाए होते थे पत्थरों से। ठीक है, तो रॉक मतलब एक तरीके से गुफाएं बनाई होती थी, तो वो शेल्टर वहाँ पर थे। नेशनल पार्क देयर आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल। तो प्री हिस्टोरिक मतलब जो बहुत ही मतलब पुराने टाइम में, जब इंसान ज़्यादातर डिवॉल्व नहीं था, वो बहुत कम रिसोर्सेज के साथ रहते थे, तो उस टाइम के इंसानों के अवशेष वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, उनके एविडेंसेस का मतलब है उनके तथ्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रीमिटिव पीपल। तो वो हमें बताता है कि उस टाइम के जो लोग जो है किस तरीके से रहते थे। प्रीमिटिव का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में डिवॉल्व हो रहे हैं इंसान। ठीक है, रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दिस शेल्टर। A total of 55 rock shelter have been identified in the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो 55 रॉक शेल्टर वहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, और कौन सी जगह पर? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और बहुत सारी रॉक पेंटिंग भी है, क्योंकि उस टाइम ना कम्युनिकेशन का उतना रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब कम्युनिकेट इंसान पेंटिंग से ही करते थे या फिर कोई म्यूजिक से करते थे। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास रॉक पेंटिंग होती थी, चट्टानों के ऊपर, दीवारों के ऊपर वो जो है पेंटिंग करते थे। और फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग। और देखो, और ये जो फिगर होती थी वो एक्चुअल में किससे बनाई होती थी? आजकल के टाइम में तो आपके पास कलर है, पर उस टाइम वो क्या करते थे? पत्थरों को जो है वो शार्प करते थे, उससे जो है दूसरे पत्थरों को रगड़ते थे एक तरीके से। ठीक है, तो उस तरीके से एनिमल की, मैन की फाइट करते हुए, शिकार करते हुए, डांस करते हुए, और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए सारे जो है फिगर बनी हुई थी। मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन दिस एरिया। तो आज के टाइम में भी बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल है वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, पेशेवर वो लोग हैं, वहीं पर रहते हैं। एज चिल्ड्रन वर मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद द सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। तो जैसे वो आगे गए तो उनको एक और बोर्ड दिखाई दिया जिसके ऊपर लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो है टाइगर होंगे। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज बी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। तो माधव जी ने क्या बताया कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसको क्यों लॉन्च किया था? जो टाइगर थे उस टाइम पे, मतलब उनकी जो संख्या थी वो घट रही थी। अब किसी भी जीव की संख्या घटना जो है नेचर के लिए डेंजर का साइन होता है। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर। The objective of this project was to ensure the survival and the maintenance of the tiger population in the country. तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या उद्देश्य था? कि जो आपके टाइगर है उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना कंट्री में। ओके, अब बूझो क्या बोल रहा है? आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप आई कैन सी अ टाइगर। तो क्या इस जंगल में टाइगर है?
मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मैं एक टाइगर को देख पाऊँ। ठीक है, टाइगर 5.4 ये फिगर दी हुई है। ठीक है, इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम अवर फॉरेस्ट। तो प्रेजेंट में बहुत सारी जो है टाइगर जो है वो मतलब एक तरीके से गायब हो रहे हैं। तो ये भी एक स्पीशीज़ है, बहुत सारी अदर स्पीशीज़ गायब हो रही है, तो ये भी टाइगर की भी एक स्पीशीज़ है जो यहाँ से गायब हो रही है। ठीक है, बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन बी सीन देयर। तो देखो, ये इस नेशनल पार्क का, इस एरिया का एक मतलब गुड पॉइंट है कि यहाँ पर जो टाइगरों की संख्या है वो बढ़ रही है, और जगह पे तो घट रही है, इस जगह पे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही होगी? तो क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे मिल रही होगी। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक द लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर also फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। तो एक टाइम की बात है कि यहाँ पर लॉयन भी होते थे, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो भी होती थी, बारासिंगा भी होते थे। ठीक है, बारासिंगा जिनके 12 जो मतलब हॉर्न्स तो नीचे से 2 होंगे, ऊपर ऊपर को 12 पार्ट होते हैं उनमें। ठीक है, एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल ऑफ दे आर माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल। तो डिमिनिशिंग का मतलब होता है एक तरीके से विलुप्त होना, खत्म होना, कम होना। ठीक है, तो इनका जो नंबर है वो एक तरीके से कम हो रहा है, और वो जो है एक्सटिंक्शन के लेवल तक जा रहे हैं, मतलब खतरे में है उनकी प्रजातियाँ। ठीक है, तो इस तरीके के एनिमल जो गायब हो रहे हैं, उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही है, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, अभी कंप्लीटली हुए नहीं है, हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकम द एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। तो बूजो का अब मतलब ध्यान आया कि पहले के टाइम में डायनासोर होते थे, और वो बहुत टाइम के बाद फिर जो है क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, गायब हो गए थे। अब काफ़ी हजारों साल हो गए उनको गायब हुए। सर्वाइवल ऑफ द सम ऑफ एनिमल्स आर बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो बेसिकली होते क्यों है ये गायब? ये क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है इनके घरों को तोड़ देते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो इनका जो लाइफ स्टाइल होता है ना वो एक तरीके से चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो जो है गायब हो जाते हैं। प्रोफेसर अहमद टेल देम दैट in order to protect the plant animals, strict rules are imposed in all the national park। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला कि सरकार के द्वारा बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं इन नेशनल पार्क में इन जानवरों को बचाने के लिए। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अ ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। तो देखो, इन एरिया में ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है, जैसे पोचिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, पकड़ते हैं जानवरों को, या फिर लकड़ी निकाल दी जलाने के लिए, मेडिसिनल प्लांट निकाल दिया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, मतलब रोक दी गई है, क्योंकि ह्यूमन की थोड़ी सी एक्टिविटी भी इन एनिमल्स को जो है डिस्टर्ब करती है। ठीक है, अब पहली क्या बोल रही है, आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग द एक्सटिंक्शन। क्या सिर्फ बड़े जानवर ही एक्सटिंक्शन फेस करते हैं, मतलब क्या बड़े जानवर ही गायब होते हैं? तो माधव जी बोलते हैं, माधव जी टेल पहेली दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैट देन द बिगर एनिमल। मतलब छोटे जानवर जो है ना वो ज़्यादा खतरे में होते हैं एज कम्पेयर टू बिग एनिमल्स। एट टाइम वी किल द स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट एंड आउल ruthlessly without realizing that importance in the ecosystem। तो देखो, कोई भी इंसान होता है, सांप उनको मिल जाता है, फ्रॉग मिल जाता है, लिजर्ड मिल जाता है, तो एकदम से मार देते हैं उनको। ठीक है, चमगादड़ होगी, आउल हो गए, तो इनको बेरहमी से मारा जाता है। तो ये भी नहीं सोचते हैं इंसान की हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज़रूरी है। ठीक है, बाय किलिंग दैम आर हार्मिंग द अवर सेल्फ। तो उनको मारने का मतलब है कि हम अपने आप को, अपने नेचर को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। They might be small in size, but their role in ecosystem cannot be ignored. They form the part of the food chain and the food webs। तो देखो, है तो ये बहुत छोटे छोटे जीव, पर इनका जो रोल है ना हमारे इकोसिस्टम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक तरीके का फूड चेन बनाते हैं। अब ये फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन जो है ना, सिंपली सी बात करूँ कि आप जो है क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ठीक है, पेड़ों से जो मिलने वाली चीज़ें खाते हैं। तो पेड़ जो है, पेड़ों को कोई और जानवर भी खाता है, जैसे पेड़ों को आपने गाय ने खा लिया। ठीक है, अब गाय को गाय बकरी हो गया, और जो पेड़ है उनको और कौन खाता है? जैसे पेड़ों को जो है आपके रैबिट भी खाता है ना? तो रैबिट को कौन खाएगा? रैबिट को जो है स्नेक भी खाते हैं। ठीक है, रैबिट को जो है हॉक्स भी खाते हैं, जो बड़े बड़े ईगल वगैरह होते हैं वो भी खाते हैं। तो और जो ईगल है उसको कौन खाएगा? हायर एनिमल खाएगा। तो एक तरीके से जो है चेन बनी हुई है।
एक चीज़ को दूसरा एनिमल खाएगा, दूसरे एनिमल को तीसरा खाएगा, तीसरे को चौथा खाएगा, तो उसको बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन और फूड वेब जो है, वेब का मतलब होता है जाल, एक जीव दूसरे को भी खा सकता है, दूसरा जीव तीसरे को भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाता है। An ecosystem is made up of all the plant, animal and microorganism in an area along with the non-living components such as the climate, soil and the river delta etc. तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो है ये बना होता है प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और इसके साथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो भी उस एरिया में प्रेजेंट है। क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रिवर हो गया, डेल्टा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है एक इकोसिस्टम बनाती है। मतलब अगर आप इकोसिस्टम बोलेंगे तो आपके सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं वो सारी इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है, नाउ वो जो क्या बोल रहा है, आई वॉन्डर इफ देयर इज एन रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर स्पीसीज। आई वॉन्डर क्या मतलब सारी जो जीव है जो एंडेंजर है उनका रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियस है क्योंकि जब इंसान इसके बारे में जागरूक हो रहा है तो इनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अर्थ के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो किस चीज़ में उनका रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर दिया है रेड डाटा बुक। तो एक किताब है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, उस किताब में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट द रेड डाटा बुक to the children. He tell them that red data book is the source book which keep a record of all the endangered animal and the plant. तो वो बताते हैं कि एक किताब है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, उसके अंदर सारे के सारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बहुत बड़ी संस्था है वो इसको जो है मेंटेन करती है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन द रेड डाटा बुक फॉर द प्लांट एनिमल फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया की भी अपनी एक रेड डाटा बुक है जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल का रिकॉर्ड रखा गया है, वो भी इंडिया के ही प्लांट और एनिमल का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन का मतलब होता है सिंपली कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, आना या जाना, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन। द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर डीपली इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। तो जो एक्सप्लोर करते हुए, खोजते हुए वो जा रहे थे, तो वो और जंगल के अंदर जो है माधव जी के साथ चले गए। दे सिट नियर द तावा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। तो वहाँ पर एक रिजर्वर था, दैट इज कॉल्ड द तावा रिजर्वर। वहाँ पर कुछ टाइम के लिए थक गए थे तो वो वहाँ पे बैठ गए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। माधव जी टेल द चिल्ड्रन दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, दीज बर्ड्स आर फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहली ने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं रिवर के किनारे। माधव जी ने उनको बताया कि बच्चों ये जो पक्षी है ये सारे माइग्रेटरी बर्ड है। तो बच्चे बोलते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड क्या होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो पक्षी होते हैं यहाँ के नहीं है, ये बहुत ही दूर एरिया से, अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हुए हैं, संसार के अलग अलग कोनों से आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। तो क्यों जाते हैं ये बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज होता है और वो जो है बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज हो गया होता है। दे फ्लाई फॉर laying the eggs as the weather is in their natural habitat become very cold and inhospitable। तो जहाँ पर वो रहते हैं ना, बेसिकली जहाँ पर उनका हैबिटेट है, तो उस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो गई होती है, जिसकी वजह से वो एग ले नहीं कर पाते हैं और वो जो है मतलब कंडीशन ठीक नहीं होते उनको एग को हैच करने के लिए, तो वो उस एरिया को छोड़ करके किसी फेवरेबल जगह पर आते हैं। ठीक है, बर्ड्स हु कवर द लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे? माइग्रेटरी वर्ड्स बोलेंगे। अब पहली कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड नो वुड? क्या होगा अगर हमारे पास लकड़ी ना हो? इफ़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड, क्या कोई हमारे पास अल्टरनेट सोर्स है, मतलब उसके बदले में है कुछ ऐसा कि हम लकड़ी के बिना उसको यूज़ कर सके, मतलब लकड़ी की जगह हम यूज़ कर सके। आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। आई वॉन्डर वेदर देयर इज़ एनी अल्टरनेट अवेलेबल फॉर पेपर। तो मुझे पता है कि पेपर जो है जंगलों से बनते हैं, तो मैं इस बात के लिए सरप्राइज हूँ, क्या पेपर बनाने के लिए भी हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है? अब चूल्हे में जलाने के लिए तो आपके पास अल्टरनेट है कि नहीं है? अगर आप जो है वुड का यूज़ नहीं करेंगे तो गैस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपके पास ऐसा अल्टरनेट है कि आप पेपर को जो है पेड़ों से बनाए मतलब पेड़ों के जो प्रोडक्ट को यूज़ किए बिना आप पेपर बना सकते हैं?
रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो अब रिसाइकलिंग क्या होती है, री मतलब दोबारा, ठीक है, साइकिलिंग मतलब उसको फिर से यूज़ में लाना। तो किस तरीके से रिसाइकलिंग की जाती है, प्रोफेसर अहमद ड्रॉ द अटेंशन of the children of another cause of deforestation. He tell them that the takes of 17 full grown trees to make the 1 ton of the paper. तो देखो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये बताया कि देखो अगर आपने 1 टन आपने पेपर को बनाना है तो आपको 17 पूरे बहुत बड़े बड़े पेड़ों को काटना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर वी शुड सेव द पेपर, तो हमारे को पेपर का सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम फॉर यूज। वो बोलते हैं कि पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ द पेपर इन अ डे वी कैन सेव द मैनी ट्रीज इन अ ईयर। अगर एक बच्चा एक शीट पेपर की एक शीट को सेव करता है एक दिन में, तो आप साल के बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। वी शुड सेव द यूज पेपर एंड रिसाइकल इट। तो हम पेपर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव द ट्रीज बट ऑल्सो सेव द एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द पेपर। तो इस तरीके से हम सिर्फ ट्रीज़ को ही नहीं बचाएंगे बल्कि एनर्जी को, वाटर को भी बचाएंगे। क्यों बचाएंगे, क्योंकि एनर्जी भी लगती है किस चीज़ को बनाने के लिए और साथ ही साथ पेपर को बनाने के लिए वाटर भी लगता है, ठीक है। Moreover, the amount of the harmful chemical used in the paper making will also be reduced. तो इसके साथ साथ पेपर को बनाने के लिए कुछ हार्मफुल केमिकल भी यूज़ होते हैं, उनका यूज़ भी हम कम कर सकते हैं। अब वो जो क्या बोल रहा है, इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, क्या कोई और सॉल्यूशन है डिफॉरेस्टेशन को रोकने का, मतलब पेड़ों को काटने को क्या हम और तरीके से रोक सकते हैं। तो ऑब्वियस है रोक सकते हैं। अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको 4 पेड़ लगाने चाहिए, तो उस तरीके से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी ग्रो करेंगे और नेचर को हार्म भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन मीन्स री मीन्स दोबारा, फॉरेस्टेशन मतलब जंगल को फिर से लगाना, ठीक है। प्रोफेसर अहमद सुजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का बेस्ट आंसर है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग द न्यू ट्रीज and the planted tree should be generally be same species which were we found in that forest। तो और पौधे भी ऐसे लगाने चाहिए जो सेम स्पीसीज के हो, मतलब उस एरिया में वैसे लगते हो। अगर आपने लगा दिया पेड़ कहीं और तरीके का किसी और एरिया का तो वो तो पैदा ही नहीं होगा, है ना। वी शुड प्लांट एटलीस्ट मैनी ट्रीज एज वी कट। तो बहुत सारे हमें जो है जितने पेड़ हम काटते हैं उससे डबल हम पेड़ लगाने चाहिए हमारे को, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट विल एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो नेचर ना खुद पे खुद भी अपने आप को रिस्टोर कर लेते हैं। अगर आप कुछ सालों तक आपने वहाँ पे पेड़ काटते फिर नेचर उसको खुद रिसाइकल करके वहाँ पे पेड़ उगा देगी, पर हमारी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। वी हैव ऑलरेडी कॉज द ट्रीमेंडसली डैमेज ओवर फॉरेस्ट इफ वी हैव टू बी रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन। हमने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है अपने नेचर को। अगर हम आगे अपने अर्थ को ग्रीन करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दिस इज़ द इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो इंडिया में एक एक्ट है दैट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड प्रिजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर फॉरेस्ट एंड मीटिंग ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो इसका मेन रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, कि फॉरेस्ट को बचाया जाए और इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड है वो भी पूरी की जाए। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट बी एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो वो बोलता है कि अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि सनसेट के बाद यहाँ रहना अलाउड नहीं है। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू द दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो सब बच्चों ने फिर माधव जी और प्रोफेसर अहमद का थैंक यू बोला कि आपने हमारे को इतना अच्छा नॉलेज दिया और पूरा जो फॉरेस्ट है वो घुमाया, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।